प्यारे बच्चों, आज हम आपको 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में इस साल जरूर पूछे जाएंगे। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो 100% पूछे जाएंगे। हो सके थोड़ा सा डाटा चेंज करके पूछे जाए, लेकिन पूछे अवश्य जाएंगे। तो फटाफट से प्यारे बच्चे आप अपना पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और देखिए कि आप कितने सवाल इसमें से कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे होंगे सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने जरूर चाहिए। तो फटाफट से आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, फटाफट से रेडी हो जाइए। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। इस क्रैश कोर्स में भी आपको जो इस साल बोर्ड का एग्जाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उन सभी सवालों को इस क्रैश कोर्स में आपको कवर किया जाएगा, समझे। इसका प्राइस है 199 रुपया, लगभग कितना, लगभग 200 रुपया। तो क्या अब आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी है कि आपके सामने प्रश्न संख्या 1 को लाया जाए? हाँ, लाया जाए, फटाफट से लाया जाए। यहां पे रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है? इसमें देखिए स्पष्ट दिख रहा है सर, यह जो है एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन सर यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 121 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो 11 121 होता है, ठीक है। तो यह क्या है? यही एक ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 2। फटाफट से आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बताइए फटाफट से। दो अभाज्य संख्याओं का, जैसे यहाँ पे हम लिख दे 2 और 3 लिख दे, क्या है? दोनों एक अभाज्य संख्या है। अगर इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा सर? 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे रहा 1 में 2 में अगर फिर 1 से भाग किया जाए तो 1 दूना 2 हो गया। कितना HCF आया? 1 आया। मतलब यह हुआ, यह आपके जुबान पे रटी होनी चाहिए कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, दो सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है सर जी? ऑप्शन डी इज ऑप्शन कौन सा? हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 2 का भी ऑप्शन डी सही जवाब है, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है? 3 दशमलव, प्रश्न संख्या 3 है, 3.27 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। आपको बताना है कि यह पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या बताइए, इसको परिमेय में बदलना आप नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती संख्या है। और अशांत और आवर्ती संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, समझे। तो एक परिमेय संख्या है गुरुजी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़िए, इसको समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, समझे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? द्विघात बहुपद है, सबसे पहले तो इसको कंप्लीट पहले द्विघात बहुपद के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -5x हो जाएंगे। यहाँ पे रहा -3। क्या बताइए, अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आ चुके हैं। अब इसका पूछा रहा है शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। माइनस b की जगह पे बाबू कितना है? -5 है। a की जगह पे गुरुजी 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है बताइए तो फटाफट। गुरुजी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। 5/2 है, 5/2 यहाँ पे है, माइनस वाला नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुके हैं। समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है। समीकरण युग्म इतना इतना के कितने हल होंगे? और द्वितीय हल, 1 हल, 2 हल, तो क्या हल निकाल कर चेक करेंगे? नहीं गुरुजी, हम लोग को पता है a1/a2 निकाल कर चेक कर लेंगे। a1/a2 क्या है? a1 के जगह गुरुजी 1 है तो 1/-3 हो गया। अगर b1/b2 निकाला जाए तो b1 के जगह पे गुरुजी 2 है, b2 के जगह पे -6 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6 कितना आ गया? यह भी आ गया -1/3। यह दोनों अगर बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होते, लेकिन यह दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब c1/c2 निकाले बिना अपना काम नहीं होने वाला है। यह रहा 5, यह रहा 1। क्या यह बताइए तीनों आपस में बराबर है? नहीं, यह दोनों तो बराबर है। a1/a2 तो है वह b1/b2 के बराबर में है, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं है।
इसके कितने हल होंगे? इसके कोई हल नहीं होंगे। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ समांतर होगा, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? कोई हल नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। आगे बढ़ा जाए, बताइए। हाँ बिल्कुल गुरुजी, दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी दिखाए हो तो हलों की संख्या। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाती है तो हल कितने होते हैं? हल अद्वितीय हल होते हैं, सिर्फ एक हल होते हैं, समझे? जहां पे यह कटान बिंदु होती है यहाँ पे, तो कितने? सिर्फ एक हल राइट जवाब है इसका। आगे प्रश्न संख्या 7 अब आपके सामने आ चुका है। जवाब देने का प्रयास कीजिए। यदि दो सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी लगभग सभी चैप्टर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। हल अनंत हो, हल अनंत होते हैं किनके? संपाती रेखाओं के। जब ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलती है, और हल बोलते हैं। और हल क्या हो जाते हैं? अनेक हल हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दो संपाती रेखाएं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी 7 का। प्रश्न संख्या 8 है, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे? किस चैप्टर का सवाल है? यह द्विघात समीकरण का है। मूल वास्तविक एवं असमान कब होते हैं? जब यह विवेक भैया है जो अपना विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। क्या इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू हो जाएंगे तो समान हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो बी की जगह पे बाबू क्या है? 4 है। 4 का अगर होल स्क्वायर किया जाए 4, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यह ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यह क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। यही इसके साथ गुना होकर 4 के बच जाएगा। यहाँ पे 4 चौके 16, मतलब यह हुआ जो आपका के है वह 4 से छोटी होनी चाहिए। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। के जो है लेस देन 4 होना चाहिए। ऑप्शन के जो है छोटा होना चाहिए, यह वाला ऑप्शन ए। 8 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लाया गया, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे देखिए 4 बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे एक बार और से देख लीजिए, 4 चौके 16 है। यहाँ पे 16, यहाँ पे यह उधर गया माइनस में है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो के है उससे 4 से छोटा होना चाहिए। आगे आ जाइए। यदि इतना के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा थे? मूल समान होते हैं, वही विवेचक को देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कब मूल समान हो जाते हैं? वास्तविक मूल समान कब हो जाते हैं? जब जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी जीरो हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी चीज को हम लोग जरा खूबसूरती के साथ लिखे तो इस तरह भी लिख सकते हैं गुरुजी। देखिए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac कोई ऑप्शन है? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन ए सही जवाब नहीं है, गलत है वो। अगर रूट इधर जाता तब जाके प्लस माइनस होता, समझे? मतलब कि यह जो स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है 9 का, समझे? नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 10, कितना का विवेचक है? इसका विवेचक निकाल लीजिए फटाफट से। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी की जगह पे 2 है, डी बराबर हम लोग निकाल रहे हैं। बी की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 4 नहीं है, कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे बाबू -1 है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 तेई 12, 12 4 कितना होता है? 16 होते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से इसी तरह के सवाल मतलब कि सेम हो सकता है या डेटा थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन 100% आपके विवेचक पूछे जाएंगे, समझे? 100% पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद कौन सा होगा? 10वां पद क्या होगा बताइए? फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। सर पहला पद देखते हैं। पहला पद अगर देखते हैं तो 54 है, 54 है। अगर डी निकाले तो डी हो जाएगा 51 माइनस 54 करने पर गुरुजी माइनस का 54 करने पर माइनस का 3 आएगा। कौन सा पद पूछा जा रहा है? 10वां पद पूछा जा रहा है। तो ए प्लस कितना डी हो जाएगा? 9d हो जाएगा, होगा ना? बताइए तो। हाँ बिल्कुल, यह याद है ना, भूले तो नहीं ना? ए की जगह पे कितना हो गया? 54 हो गया। 9d के जगह पे -3 के साथ गुना कीजिए। 54 9 3 27, यह रहा। 54 में से 27 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, 27 दूनी 54। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आपका जवाब? आ रहे हैं तो आगे बढ़िए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यह एपी में है तो पी का मान बताइए। एपी में है तो अगर हम लोग किसी भी दो पद के बीच का घटा करके सार्वंतर निकाले तो बराबर आना चाहिए ना?
करके देख लीजिए, वह भी एक और तरीका भी है, लेकिन वह सबसे बेस्ट तरीका है। 2p+1 माइनस, यहाँ पे इसको घटा लेंगे, p+1 को घटा लेंगे, यह जो d आ रहा है इस में भी वही आना चाहिए, क्या बोलते हैं, सार्वंतर, डिस्क्रिमिनेंट। 4p-1 इसमें से घटाना है, क्या घटाना है यहाँ पे 2p+1, फटाफट से घटाइए और जवाब बताइए क्या हो जाएंगे। 2p हो जाएंगे +1 प्लस माइनस माइनस p प्लस माइनस -1 बराबर 4p-1, यहाँ पे -2p-1, यह रहा। क्या देखिए यह क्या हो जाएंगे, 2 से p गया, बचा p, और यह तो इससे कैंसिल हो गया, बराबर में यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2p बच गया। इस दोनों को देखिए, यहाँ पे -2 आ गया। इस p को इस साइड में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड में जाएगा तो p बच जाएगा, 2 में से 1 p गया, 1 p बच गया, या इधर आ जाएगा 2, मतलब क्या हुआ, p का मान 2 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन गुरुजी बी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से, बहुत आसान सवाल है। हम आपको बताए भी थे कि मूल बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सभी सवाल जो है एग्जाम के फेवरेट सवाल है, समझिए। का पी बिंदु इतना को दूरी मूल बिंदु से बताइए। मूल बिंदु से फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। यहाँ पे x के जगह पे बबुआ का है हो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यह रहा। 36 हो जाएंगे, 8 28 64 हो जाएगा, 60 30 90 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो 10 आएंगे। कितना, कौन सा जवाब, ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए ना, आपके सामने अब की बार आ रहे 500 रुपए के सवाल। कितने रुपए के, 500 रुपए के सवाल आएंगे। जवाब देने के लिए तैयार है ना, चलिए दीजिए जवाब। इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। सच में 500 रुपए के सवाल है, 100% पूछे जाएंगे, समझे ना। हाँ, डेटा चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूछे जाएंगे। सर, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यह रहा। x1 के जगह पे बाबू कितना, -4 है, x2 की जगह पे कितना है, 8 है, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे 2 है y1 के जगह पे, y2 की जगह पे 6, इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए। कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4/2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे देखिए 6 2 8, 8/2, 2 8, 2 और 4 इज द राइट आंसर। 2 और 4 कोई ऑप्शन है, बताइए फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लाया जा रहा है, प्रश्न संख्या 15। एबीसी, यहाँ पे एबीसी नहीं, त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है का केंद्रक होगा। केंद्रक का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, क्या होता है, x1 प्लस, नहीं भी याद हो तो यहाँ पे देख लीजिए, x1 + x2 + x3/3 होता है। तरह y1 + y2 + y3 क्या होता है, 3 होता है। यह है फॉर्मूला गुरुजी। यहाँ पे x1 की जगह पे -4, इस सबको जोड़ लीजिए ना, सबको -1 5 और 8, इस सबको जोड़ेंगे, 3 से भाग कर देंगे। उसी तरह 0 0 -2, इस सबको जोड़ रहे हैं, +2, इस सबको करने के बाद कितना, 3 से भाग करेंगे। क्या देखिए कितना, 8 2 10, 3 13 में से गया 12/3 हो जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पे देखिए यह तो इसे कैंसिल हो गया, मतलब 0 में 3 से भाग करेंगे तो जाएंगे। तब यह हुआ कि 4 और 0 राइट जवाब है। 4 और 0 ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी सही जवाब आ रहा है गुरुजी। नेक्स्ट सवाल के लिए आप तैयार है ना, बिल्कुल तैयार रहिए। यहाँ पे आ चुका है भी है, सर जी यह त्रिकोणमिति का सवाल आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। त्रिकोणमिति तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। और 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, याद है गुरुजी, क्या होता है, cosec² थीटा होता है। साइन को cosec के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन को cosec के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा। कौन सा जवाब आना चाहिए आपका, आपका अगर डी जवाब है तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 16। cot² थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला आपको पता है 1 + cot² थीटा गुरुजी, या cosec² थीटा के बराबर में होता है। अब आपसे जो भी पूछे, कभी रूट के अंदर करके पूछता है, कभी इस तरह डायरेक्ट पूछता है। अब की बार आपसे डायरेक्ट cot² थीटा पूछा है तो cot² थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, या इधर जाकर माइनस में हो जाएंगे, cosec² थीटा -1। क्या cosec² थीटा -1 कोई ऑप्शन है, हाँ है ना, cosec² थीटा -1 ऑप्शन ए में है। कभी कभी रूट में पूछता, कॉट नहीं सीधे cot थीटा लिखा रहता है, इस रूट लगा देता था, रूट वाला भी पूछा जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहे हैं। साइन 59 59 डिग्री और 31 डिग्री, यह कौन सा है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े थे वहां से यह सवाल है। सब 50 30 80 10 90 हो रहा है, दोनों दोस्त है, दोनों मिलकर 90 डिग्री है। किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस 31 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 59 डिग्री को, और किसी एक को ही चेंज करना है तो इसको cos 31 डिग्री ही रहने दें। साइन 90 माइनस थीटा याद है या भूल गए? याद है गुरुजी, cos 31 बटे में cos 31 कितना आएगा? तो भी इसका मान हो, लेकिन दोनों कट कर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल के लिए आप ना फटाफट से तैयार रहिए, आपके सामने आ भी चुके हैं। थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो 2 हो जाएगा, √+1 इज द राइट आंसर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहे हैं, प्रश्न संख्या 20, फटाफट से जवाब दीजिए। साइन थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा 1/cos थीटा, साइन थीटा या साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है। अभी आप देखे भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। इधर साइन थीटा बराबर पूछा जाता है, यह जो कोसेक है इधर जाएगा तो 1/cosec थीटा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, उन्नयन कोण अवनमन कोण में क्या संबंध है? उन्नयन कोण अवनमन को देखिए, हमने आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक ऑब्जेक्टिव लाया है। उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण क्या, जैसे यह एक बिल्डिंग है, एक क्षैतिज रेखा है, यहां से कोई देखेगा इधर तो यह रहा उन्नयन कोण, यह थीटा। अगर इस बिल्डिंग से कोई देखेगा तो यह रहा क्षैतिज रेखा, मतलब और नीचे देखेगा तो मान गया यह थीटा 2 है, मान गया यह थीटा 1 है। यह बताइए जब दोनों समानांतर रेखा है तो दोनों तो बराबर ही होंगे ना, तो मतलब थीटा 1 थीटा 2 के बराबर में होंगे। क्या होंगे? दोनों समान होंगे। उन्नयन कोण संबंध है दोनों, क्या दोनों लिखा हुआ है, समान का संबंध है। कैसा है? दोनों समान है, समझे? मान के 30 डिग्री अभी होगा तो 30 डिग्री अभी होगा। ये सवाल आपके सामने है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है तो इसकी क्या बताइए? अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं? πr + 2r। इसी में चाहे तो हम लोग r कॉमन लेंगे तो r कॉमन लेंगे तो पाई + 2 हो जाएगा। यह रहा, यही है। देखिए कितना मान दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 72 मान दिया हुआ है। r को तो रहने दीजिए, r ही तो हम लोग को निकालने हैं। पाई का मान 22/7 लिखा हुआ है, +2 = 72। यह रहा। यहाँ पे आ जाइए, दोनों का एलसीएम यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पे रहा 7 22 1 7 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। यहाँ पे r तो रहेगा ही, यहाँ पे देख लीजिएगा 72 आ जाएंगे। इस दोनों को जोड़िए फटाफट से, 4 2 6 हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे, 36/7 = 72। क्या हो जाएंगे? 36 दूना 72, यही है। r बराबर देखिए यहाँ पे 36 से कम 36 लिख, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही आ रहे हैं? 14। देखिए तो ऑप्शन ए में ही यह जवाब है। कहां पे? ऑप्शन ए में ही 14 आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल फटाफट से जवाब दीजिए। दो विद्युतों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात 100% जाएंगे, यस 100% लिख लीजिए कि दो विद्युतों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। क्षेत्रफल आपको हमने एक तरीका बताया था कि R1 बटे जो R2 होता है हमेशा क्षेत्रफलों का √अंडर होता है। क्षेत्रफल का √अंडर कितना? 4/1 दिया हुआ है, मतलब 2:1 होंगे। और भी तरीके होते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। क्या रहा? 2:1। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए, या देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सा? 2:1 होंगे त्रिज्याओं का अनुपात। और परिधियों का अनुपात पूछा जाता तब परिधियों का अनुपात भी वही होता है जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है, समझे? वह भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ देखिए घुमाने का आपको प्रयास किया गया है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो उसके फॉर्मूले क्या होते हैं? 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। यही है। कितना दिया हुआ है? 144 पाई दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, उतना ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं। पाई से पाई गुरुजी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 4 3 12 13 14 4 4 6 24, r² बराबर आ गया 36। आपको कुछ दिख रहा होगा, इसका गुरुजी रूट अंडर होगा। क्या होगा? इसका रूट अंडर होगा 36 जाएगा 6। कौन सा जवाब? इस जवाब को लॉक किया जाए। गुरुजी आपने तो बता दिया, ऑप्शन ए है, जो ए है यह सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 25।
आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो परिधि का परिमाप तो 2 पाई आर होता है, इसमें एच से गुणा कर दे तो 2 पाई आर एच हो गया। क्या हो गया? 2 पाई आर एच। यह हो गया जवाब आपका। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 26। देखिए तो अभी आप सांख्यिकी पढ़ रहे थे, ये सब हम पढ़ा दिए ना, सांख्यिकी के सवाल है। सांख्यिकी के सवाल जो है इसका जवाब देना है आपको, और क्रैश कोर्स में फिर से आपको एक बार मिलेगा इस सब पढ़ने को। और यहाँ पे देख लीजिए तो परिसर क्या होता है? परिसर होता है सबसे जो उच्च सीमा होती है, जो इस पूरे आंकड़े में सबसे जो बड़ा मान होता है वह क्या है? 30 है। सबसे छोटा मान आपको इसमें कौन सा दिख रहा है? हमें तो 9 दिख रहा है। कौन सा? 9। यह क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 9। कितना हो जाएगा? 21 इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बाबू? ऑप्शन डी सर जी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे देखिए इतना 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 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का तरीका, जितने भी आपके आंकड़े दिए गए हैं सभी को जोड़ लीजिए। क्या करना है? सभी को जोड़ लेना है, और जितने आंकड़े दिए गए हैं जो बोले उसको नीचे से भाग कर देना है। यहाँ पे कितने आंकड़े दिए गए? 1 2 3 4 5। 5 से भाग करने के लिए आप तैयार रहिए। यह रहा, इस सब को जोड़िए तो 1 x 2, यहाँ पे x x x x x कितने x हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5x लिख देते हैं सबको जोड़ने के बाद डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 2 18 19 20 10 30। क्या रहा जोड़ने पर सबको? तो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है गुरुजी। x प्लस 5 दूनी 10, किस क्या से भाग करना है? 5 से भाग करना है। 5 एकम 5, क्या आ गया जवाब आपका? x प्लस 2 आना चाहिए। x प्लस 2, यहाँ पे 5 दूनी 10। यहाँ पे ऑप्शन कैसे हो गया? जोड़ने में कहीं पे मिस्टेक हो गई क्या? हाँ मिस्टेक तो हो गई है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे और गलत, यहाँ पे जोड़ने में गलत मिस्टेक हो गई है ना। देखिए यहाँ पे 6 3 9 9 2 18 19 20 10 30 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए। तो 5 कॉमा लेंगे तो x प्लस 5 6 के 30 हो जाएगा बट्टे 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया गुरुजी प्लस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए गुरुजी सही जवाब हम लोग का आ रहा था, और बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही इसका जवाब होंगे। प्रश्न संख्या 28। अब आप बहुत मात्र 2 सवाल और रह गए हैं, इसका जवाब दीजिए। बहुलक वाले सवाल, PVI मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यह। जवाब दीजिए बहुलक के यह सवाल। सर इसमें बहुलक का मतलब क्या होता है? वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आया हो, यह रहा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है तो जवाब हो जाएंगे 3। बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, याद है? तो उस फॉर्मूले से बना लीजिए। क्या? विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या का माध्य पूछा जाए, जितने पूछा जाए उतना जवाब हो जाएगा, n जवाब हो जाएगा। 5 का पूछा है तो 5 जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप जो सिंपल तरीका है, क्या जैसे विषम संख्या की शुरुआत 1 से अगर करते हैं, प्राकृत भी लिखा 1 के बाद कितना 3, 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8 नहीं 9। ये सब कितने हो गए? 5 हो गए ना? हाँ हो गए। यहाँ पे देखिए 5 3 8 1 9 9 2 18 19 20 5 25, कितना आ गया? 25 में अगर 5 से भाग किया जाए तो 50 25। इस तरह भी आप सोचे थे कि इसमें भी कोई टाइम नहीं लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले याद हो तभी आप बना सकते, कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 30। यह तो प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता अभी हम लोग पढ़े कहाँ हुए, कोई बात नहीं, देख तो ली, बहुत आसान सा चीज है। PE प्लस P नहीं, मतलब कि प्रायिकता और प्रायिकता नहीं, कि दोनों का अगर जोड़ किया जाए तो 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। यह हमने आपके लिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि अब हम लोग प्रायिकता जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। तो प्यारे बच्चे क्या बताइए, आज का आपके 30 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं? फटाफट से आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे इस 30 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, समझे? और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।